एक हत्या ऐसी भी, फिर पुलिस भी चकमा खा गई। मेरी पोस्टिंग सरगोधा थाने में थी। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तभी नंबरदार, चौकीदार और 2 से 3 आदमी खबर लाए कि गांव से 5 से 6 फरलांग दूर टीलों पर एक आदमी की लाश पड़ी है। यह सूचना मिलते ही मैं घटनास्थल पर गया। लाश पर चादर डली थी। मैंने चादर हटाई तो नंबरदार और चौकीदार ने उसे पहचान लिया। वह पड़ोस के गांव का रहने वाला मंजूर था। मरने वाले की गर्दन, चेहरा और कंधे ठीक थे, लेकिन नीचे का अधिकतर हिस्सा जंगली जानवरों ने खा लिया था। मैंने लाश उल्टी कराई तो उसकी गर्दन कटी हुई मिली। वह घाव कुल्हाड़ी, तलवार या किसी धारदार हथियार का था। मैंने कागज तैयार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम किया। लाश के आसपास पैरों के कोई निशान नहीं थे, लेकिन मिट्टी से पता लगता था कि मृतक तड़पता रहा था। खून 2 से 3 गज दूर तक बिखरा हुआ था। इधर उधर तीले टीकरियां थी। कहीं सूखे सरकंडे थे तो कहीं बंजर जमीन। घटनास्थल से लगभग 150 गज दूर बरसाती नाला था, जिसमें कहीं कहीं पानी रुका हुआ था। मैंने यह सोचकर वहां जाकर देखा कि हो न हो हत्यारे ने वहां जाकर हथियार धोए हो, लेकिन वहां कोई निशानी नहीं मिली। मैं मृतक मंजू के गांव चला गया। नंबरदार ने चौपाल में चारपाई बिंजवाई। मैं मंजूर के माँ बाप को बुलवाना चाहता था, लेकिन वे पहले ही मर चुके थे। 2 भाई थे, वे भी मर गए थे। मृतक अकेला था। एक चाचा और उसके 2 बेटे थे। मैंने नंबरदार से पूछा कि क्या मंजूर की किसी से दुश्मनी थी। पारिवारिक दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन पारिवारिक झगड़ा जरूर था। नंबरदार ने बताया, मंजूर की उसके चाचा के साथ जमीन मिलीजुली थी, पर 1 साल पहले जमीन का बंटवारा हो गया था। मंजूर का कहना था कि चाचा ने उसका हिस्सा मार लिया है। इस पर उनका झगड़ा रहता था। उनकी आपस में कभी लड़ाई हुई थी। नंबरदार ने बताया, मामूली कहासुनी और हाथापाई हुई थी। मृतक अकेला था। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। दूसरी ओर चाचा और उसके 3 बेटे थे, इसलिए वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मंजूर ने उनसे झगड़ा मोल लिया हो और उन्होंने उसकी हत्या कर दी हो? अगर झगड़ा होता तो गांव में सबको नहीं तो किसी को तो पता चलता। नंबरदार ने जवाब दिया, मैं गांव की पूरी खबर रखता हूं। हाल फिलहाल उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ। मंजूर के चाचा के लड़के कैसे हैं? क्या वह किसी की हत्या करा सकते हैं? उस परिवार में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन किसी के दिल की कोई क्या बता सकता है? नंबरदार ने आगे कहा, आप कयूम पर ध्यान दें। वह 25 से 26 साल का है। वह रोज उनके घर जाता है। मंजूर की पत्नी के कारण वह उसके घर जाता है। लोग कहते हैं कि मंजूर की पत्नी के साथ कयूम के अवैध संबंध है, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वे दोनों मुन्हा बोले बहन भाई की तरह है। कयूम शादीशुदा है? नहीं, नंबरदार ने बताया, उसकी पूरी उम्र इसी तरह बीतेगी। उसे किसी लड़की का रिश्ता नहीं मिल सकता। एक रिश्ता आया भी था, लेकिन कयूम ने मना कर दिया था। रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता? देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ कमी है। कभी बैठे बैठे अपने आप से बातें करता रहता है। उसका बाप है, 3 भाई है, 2 बहनें हैं। चौबारा है, अच्छा धनी जमींदार का बेटा है। क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि कयूम के मंजूर की बीवी के साथ अवैध संबंध थे? मैंने पूछा। मैं शक शुबे की बात नहीं सुनना चाहता। मैं यकीन से नहीं कह सकता। इससे तो यह लगता है कि कयूम ने मृतक को दोस्त बना रखा था। बात यह भी नहीं है, नंबरदार ने कहा। मैंने मंजू से कहा था कि इस आदमी को मित्र मत बनाओ। कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठेगा। वैसे भी लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। उसकी पत्नी का कयूम के साथ कैसा व्यवहार होता था? मैंने पूछा। नंबरदार ने कहा, मंजूर ने मुझे बताया था कि उसकी पत्नी कयूम से बात कर लेती है। वास्तव में बात यह है जी, मंजूर कयूम के परिवार के मुकाबले में कमजोर था और अकेला भी, इसलिए वह कयूम को अपने घर से निकाल नहीं सकता था। मृतक के कितने बच्चे हैं? शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी औलाद नहीं हुई, नंबरदार ने बताया।
यह बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। 10 साल हो गए लेकिन संतान नहीं हुई। कयूम उनके घर जाता है। मृतक को यह भी पता था कि कयूम उसकी पत्नी से कुछ ज्यादा ही गुला मिला है, लेकिन मृतक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर में कयूम का आना जाना बंद कर देता। मैंने इस बात से यह नतीजा निकाला कि मृतक कायर और एलायाला आदमी था और इसीलिए उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी। पत्नी कयूम को चाहती थी और कयूम उस पर मरता था। दोनों ने मृतक को रास्ते से हटाने का यह तरीका इस्तेमाल किया कि कयूम उसकी हत्या कर दे। 2 आदमियों ने विश्वास के साथ बताया कि मृतक की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे और उन दोनों ने मृतक को धोखे में रखा हुआ था। मैंने अपना पूरा ध्यान कयूम पर केंद्रित कर लिया। उसकी दिमागी हालत से मेरा शक पक्का हो गया। मैंने कयूम से पहले मृतक की पत्नी से पूछताछ करनी जरूरी समझी। मेरे बुलाने पर वह आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं, नाक लाल हो गई थी। वह हल्के सांवले रंग की थी, लेकिन चेहरे के कट्स अच्छे थे। आंखें मोटी थीं। कुल मिलाकर वह अच्छी लगती थी। उसकी कदकाठी में भी आकर्षण था। मैंने उसे दिलासा दिया, हमदर्दी की बातें की और पूछा कि उसे किस पर शक है। उसने सिर हिलाकर कहा, पता नहीं, मैं नहीं जानती कि यह सब कैसे हुआ। किसने किया? मंजूर का कोई दुश्मन हो सकता है? नहीं, उसका कोई दुश्मन नहीं था। नहीं, वह दुश्मनी रखने वाला आदमी था। मैंने उसे पूछा, मंजूर घर से कब निकला? शाम को घर से निकला था। कुछ बताकर नहीं गया था? नहीं। क्या शाम को हर दिन इसी तरह जाया करता था? कभी कभी, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। तुम्हें यह तो पता होगा कि कहाँ जाता था? मैंने पूछा। दोस्तों यारों में जाता होगा। वह जुआ तो नहीं खेलता था? नहीं, उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी। आमना, मैंने कहा, तुम्हारे पति की हत्या हो गई है। यह मेरा फर्ज है कि मैं उसके हत्यारे को पकड़ूं। तुम मेरी जितनी मदद कर सकती हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर तुम यह नहीं चाहती कि हत्यारा पकड़ा जाए तो भी मैं अपना फर्ज नहीं भूल सकता। अगर कोई राज की बात है तो अभी बता दो। इस वक्त बता दोगी तो मैं पर्दा डाल दूंगा। आज का दिन गुजर गया तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा। आप अफसर है, जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन आपने यह गलत कहा कि मैं अपने पति के हत्यारे को पकड़वाना नहीं चाहती। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मुझे कुछ पता नहीं यह सब किसने और क्यों किया है। एक बात बताओ, मंजू ने किसी और औरत से तो रिश्ते नहीं बना लिए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस औरत के रिश्तेदारों ने उन्हें कहीं देख लिया हो? नहीं, वह ऐसा आदमी नहीं था, आमना ने जवाब दिया। तुम यह बात पूरे यकीन के साथ कह सकती हो? हाँ, वह इस तरह की हरकत करने वाला आदमी नहीं था। मेरे पूछने पर उसने 3 आदमियों के नाम बताए जिन्हें मैंने पूछताछ के लिए बुलवा लिया। उन तीनों से मैंने कहा कि जो मृतक का सबसे गहरा दोस्त हो वह मेरे सामने बैठ जाए। मैंने दूसरों से बाहर बैठने को कहा। जब वे चले गए तो मैंने उसे कहा, तुम्हारे खास दोस्त की हत्या हो गई। जब तुम्हें उसकी हत्या की सूचना मिली तो तुमने सोचा होगा कि हत्यारा कौन हो सकता है। यह तो स्वाभाविक है, लेकिन मंजूर ऐसा आदमी था कि दुश्मनी को दबा लेता था, कोशिश करता था कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न हो। क्या तुम बता सकते हो कि उसके दुश्मन कौन कौन थे? इतनी गहरी दुश्मनी तो उसकी किसी के साथ नहीं थी, लेकिन मंजूर मुझसे एक ही आदमी की बात करता था और उसके दिल में उस आदमी से दुश्मनी बैठी हुई थी। वह उसके चाचा का लड़का है। वे 3 भाई है, वह बीच का है। उसके साथ क्या दुश्मनी थी? यह दुश्मनी जमीन के बंटवारे पर हुई थी। सब जानते हैं कि उन्होंने मंजूर की जमीन का कुछ हिस्सा धांधली से हड़प लिया था। मंजूर ने चाचा को बताया था। चाचा मान गया था कि मंजूर ठीक कहता है। उसका बड़ा बेटा भी मान गया था, लेकिन बीच वाला, जिसका नाम रशीद है, वह नहीं माना था। यहाँ तक कि वह मरने मारने पर उतर आया था। मंजूर अपना यह दुखड़ा मुझे सुनाता रहता था। उसके दादा का एक बाग है जिसमें उसके बाप ने कुआं रेहत भी लगवाई थी। उसने इस बाग में बहुत मेहनत की थी।
बाप मर गया तो मंजूर ने बाग में जाना शुरू कर दिया। रशीद भी जाने लगा और धीरे धीरे बाग पर कब्जा कर लिया। मंजूर की मजबूरी यह थी कि वह अकेला था। 2 से 3 भाई होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती। उसने बताया कि रशीद मंजूर को छेड़ता रहता था। 2 से 3 बार मंजूर सीधा हुआ तो उसने रशीद से कहा कि मैं परिवार की इज्जत की वजह से चुप रहता हूँ। अगर तुमने अपनी जबान बंद नहीं की तो मैं तुम्हारी जबान बंद करके दिखा दूंगा। उनकी दुश्मनी का एक और कारण था। बिरादरी के एक परिवार ने अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर को दे दिया। बात पक्की हो गई। मंजूर ने लड़की को कपड़े और अंगूठी भेज दी। आज से 10 दिन बाद अंगूठी वापस आ गई, साथ ही कपड़े भी। यह भी कहा गया था कि मंगनी तोड़ दी गई है। 2 से 3 दिन बाद उसकी मंगेतर के घर वालों ने उसकी शादी रशीद से कर दी और कुछ दिन बाद मंजूर की शादी आमना से हो गई। आमना का चाल चलन कैसा है? उसने कहा, सर, वह चाल चलन की बहुत अच्छी है। यह कईयों का क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है सर। उसके घर में आने पर और काफी देर तक बैठने पर न तो आमना को ऐतराज था और न मंजूर को रोक। आमना के साथ कईयों का कैसा संबंध था? सर, संबंध एकदम पाक था। उसके अच्छे चरित्र का एक उदाहरण सुनाता हूँ। 10 साल तक जब उसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो आमना गामे शाह के पास गई। गामे शाह चरित्रहीन व्यक्ति है। उसके पास चरित्रहीन औरतें आती है और उन औरतों ने ही गामे शाह को मशहूर कर रखा है कि वह बेऔलाद औरतों को औलाद देता है। आमना भी गामे शाह के घर पहुंच गई। उसने आमना की इज्जत पर हाथ डाला तो वह गाली गलौज करके चली आई। अगर वह चरित्रहीन होती तो उसे औलाद लेकर आ जाती और मंजूर उसे अपनी औलाद समझकर पाल लेता। यह घटना कब की है? 4 से 5 दिन पहले की बात है। जब आमना ने गामे शाह की बात मंजूर को बताई तब कयूम वही बैठा हुआ था। कयूम भड़क गया। वे दोनों उसके घर गए और उसे बाहर बुलाकर इतना पीटा कि वह बहुत देर तक उठ नहीं सका। उसके पास 2 से 3 जुआरी शराबी रहते थे। वे गामे शाह को बचाने आए तो दोनों ने उन्हें भी पीटा। अगर मैं कहूं कि मंजूर का हत्यारा कयूम है तो तुम क्या कहोगे? मैंने मंजूर के दोस्त से कहा। मैं नहीं मानूंगा, उसने जवाब दिया। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं 2 आदमियों के नाम लूंगा, एक तो गामे शाह और दूसरा रशीद। मैं इस सोच में पड़ गया कि हो सकता है मंजूर और रशीद का कहीं आमना सामना हो गया हो और उनका झगड़ा हुआ हो। इसी झगड़े में रशीद ने उसे मार डाला हो। यह घटना ऐसी थी जिसका कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। सूरज डूबने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। उसमें हत्या का समय लगभग सूरज छिपने के 1.5-2 घंटे बाद का लिखा था। सर्जन ने सिर पर 2 ही घाव लिखे थे जो मैंने देखे थे। उसने यह भी लिखा था कि वह इन घावों के कारण ही मरा था। मैंने कयूम को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद एक सुंदर जवान मेरे सामने लाया गया। नंबरदार ने बताया कि यही कयूम है। आओ जवान, मैंने दोस्ताना तौर पर कहा। हमें तुम्हारी जरूरत थी। मैंने नंबरदार को इशारा किया तो वह बाहर चला गया। मेरे पूछने पर उसने रशीद के बारे में वही सब बातें कही जो मंजूर के दोस्त ने सुनाई थी। मैंने उसे सवाल किया, एक बात बताओ कयूम, मंजूर ने कभी यह कहा था कि वह रशीद की हत्या कर देगा? कयूम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले उसने दाएं बाएं फिर ऊपर देखा, फिर मेरी ओर देखकर ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे पता न हो। शायद कभी कहा हो, उसने मरीसी आवाज में कहा। फिर बोला, मंजूर उसे बहुत परेशान था। सरकार, उसे तो मैं ही पार लगाने वाला था, लेकिन आमना भाभी ने रोक लिया। कोई खास बात हुई थी या पुरानी बातों पर तुम उसे खत्म करना चाहते थे? बड़ी खास बात थी सरकार। कोई 1.5-2 महीने पहले की बात है। रशीद मंजूर के घर किसी काम से गया था। उस कमीने ने आमना भाभी को अकेला देखकर उन्हें फांसने की कोशिश शुरू कर दी थी। आमना भाभी ने उसे उसी समय भला बुरा कहकर घर से बाहर कर दिया था। 2 से 3 दिन बाद आमना भाभी खेतों में गई तो रशीद उन्हें रोककर बोला, पता नहीं तुम मंजूर जैसे कमजोर और कायर आदमी के साथ कैसे गुजर कर रही हो। आमना भाभी ने कहा, शायद तुम जिंदा नहीं रहना चाहते हो। तुम तो दुनिया में नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारे पीछे रहने वाले लोग मान जाएंगे कि मंजूर कमजोर नहीं था।
मंजूर से मैंने यह बात बहुत बाद में सुनी। मैंने उसे कहा कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। जवाब में मंजूर ने कहा, मुझे जो करना था कर दिया। मैंने उसे पूछा कि उसने क्या किया था। उसने बताया कि उसने रशीद की गर्दन अपनी बाहों में ऐसे दबा ली थी कि उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। फिर उसकी गर्दन छोड़कर कहा, जा इस बार छोड़ दिया। रशीद ने दूर जाकर कहा, मंजूरे, मैं तो इसे बदला जरूर लूंगा। उसके बाद रशीद ने तो कोई हरकत नहीं की। अगर करता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता और न रशीद दुनिया में होता। मैंने एक दिन खेत में उसका कंधा हिलाकर कहा था, गांव में सिर उठाकर मत चलना, और हाँ, मंजूर को कमजोर मत समझना, तेरी मौत उसी के हाथों लिखी है। उसने कुछ जवाब दिया। वह कांपने लगा, ऐसा लगा जैसे माफी मांग रहा हो। वास्तव में मंजूर और आमना में बहुत मोहब्बत थी। आमना तो तुमसे भी मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, सरकार, किस बहन और भाई में मोहब्बत नहीं होती। अंतर यह है कि हम दोनों के माँ बाप अलग अलग थे, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि हम दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए थे। मुझे किसी ने बताया था कि कोई तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता। कोई रिश्ता देगा भी तो मैं कबूल नहीं करूंगा। जब तक आमना मेरे सामने मौजूद है, मैं किसी और औरत का रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। मैंने उसका मतलब यह निकाला कि उसका और आमना का संबंध दूसरी तरह का था। मतलब आमना को बहन कहना पर्दा डालने जैसा था। मंजूर के घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। आमना की चीख सुनाई दी तो कयूम ने कहा, थानेदार साहब, आप मुझे इजाजत दे, जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने उसे जाने दिया। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। मेरे सामने एक जटिल विवेचना थी। मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट गया। मेरे बुलाए गांव में शाह के तीनों आदमी आ गए थे। उनसे भी मुझे पूछताछ करनी थी। ऐसे लोगों से जांच थाने में ही होती है। मैंने उन्हें यह कहकर थाने भेज दिया कि मेरा इंतजार करें। सुबह मेरी आंख खुली। नाश्ते के बाद मैंने सबसे पहले रशीद को बुलवाया। वह भी सुंदर जवान था। मैंने उसे अपने सामने बिठाया। वह घबराया हुआ था। उसकी आंखें जैसे बाहर को आ रही थीं। मैंने कहा, तुम ही कुछ बताओ रशीद, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मंजूर की हत्या किसने की है? मैं क्या बता सकता हूँ सर, उसके मुंह से ये शब्द मुश्किल से निकले थे। इतना मत घबराओ, जो कुछ तुम्हें पता है सच सच बता दो। मुझे जो दूसरों से पता चलेगा वह तुम ही बता दो। फिर देखो मैं तुम्हें कितना फायदा पहुंचाता हूं। मैं कुछ नहीं जानता सर, उसने आंखें झुका लीं। ऊपर देखो, तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। मंजूर अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था। तुमने सोचा इसे दुनिया से ही उठा दो। नहीं सर, वह तड़प कर बोला, जैसे उसमें जाना गई हो। वह अपने आप को निर्दोष साबित करने लगा। हत्या के जितने भी कारण बताए गए थे, मैंने एक एक करके उसके सामने रखे। वह सबसे इनकार करता रहा। मैंने जब उसे पूछा कि हत्या के समय वह कहाँ था, तो उसने बताया कि वह घर पर ही था। सूरज डूबने के कितनी देर बाद घर आए थे? मैं तो सूरज डूबते ही घर आ गया था। इससे पहले कहाँ थे? बाग में। चूंकि वह मेरी नजरों में संदिग्ध था, इसलिए मैंने उसे खास तरह की पूछताछ की। रशीद से जो बातें हुई, मैंने उन्हें अपने दिमाग में रखा और बाहर आकर चौकीदार से कहा कि रशीद के बाग में जो मजदूर काम करता है, उसे और उसकी पत्नी को ले आए। रशीद को मैंने बाहर बिठा दिया और उसके बाप को बुलाया। बाप आ गया तो मैंने उसे पूछा, हत्या के दिन रशीद घर किस समय आया था? उसने बताया कि वह सूरज डूबने के बाद आया था। 1 घंटा या 2 घंटे बाद। 1.5 घंटा समझ ले। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारा किसी और जगह रिश्ता करवा दूंगी। उसने दो टूक जवाब दिया, जब तक तुम जिंदा हो मैं कहीं शादी नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की से मेरी शादी हो भी जाती है और वह मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसे पत्नी नहीं समझूंगा, क्योंकि उसमें मुझे तुम दिखाई दोगी और मैं तुम्हें बहुत पवित्र समझता हूं।
मैंने आमना को जाने की इजाजत दे दी, लेकिन अपने दिमाग में उसे संदिग्ध ही रखा। रात को मैं थाने आ गया। जिनकी जरूरत थी उन सबको थाने ले आया। उनमें रशीद भी था। रशीद मेरे लिए बहुत खास संदिग्ध था। रात काफी हो चुकी थी। मैं आराम करने नहीं गया, बल्कि रशीद को लपेट लिया। उसकी ऐसी हालत हो गई जैसे बेहोश हो जाएगा। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसकी हालत और बिगड़ गई। मैंने उसका सिर पकड़कर झिंझोर दिया। तुम मंजूर के जाने के बाद जब बाग से निकले तो तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी थी और तुमने मुझे बताया कि सूरज डूबते ही तुम घर आ गए थे। मुझे इन सवालों का संतोषजनक जवाब दे दो और जाओ, फिर मैं कभी तुम्हें थाने नहीं बुलाऊंगा। उसने बताया, हत्या करने से मुझे कुछ नहीं मिलना था। हुआ यूं था कि वह सूरज डूबने से थोड़ा पहले मेरे पास आया था। मैं उसे देखकर हैरान हो गया। मुझे यह खतरा नहीं था कि वह मेरे साथ झगड़ा करने आया था। सच बात यह है कि मंजूर झगड़ालू नहीं था। क्या वह कायर या निर्लज्ज था? मैंने पूछा। नहीं, वह बहुत शरीफ आदमी था। अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने उस